Hello students, next topic is nuclear potential barrier and theory of alpha decay. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हैवी एलिमेंट हैं कि जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 200 है, ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं, अनस्टेबल हैं और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करते हैं. लेट्स सपोज कि कोई पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स कि जिसका मास नंबर ए और एटॉमिक नंबर जेड है. ये क्या है, अनस्टेबल एलिमेंट है और स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करता है विच इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस. और किस में कन्वर्ट हो रहा है, डॉटर न्यूक्लियस विद रिड्यूस्ड मास नंबर एंड रिड्यूस्ड एटॉमिक नंबर. तो हैवी न्यूक्लियाई जो हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में कौन से फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस हैं. ये अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करते हैं, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करके रखते हैं. और जब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट होने की बजाय कूलम रिपल्सिव फोर्सेस पिक्चर में आ जाते हैं, जिससे न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है. और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए न्यूक्लियस क्या करता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को रिड्यूस करता है बाय एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, जिससे क्या होता है कि लोकल न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर सकें इन कंपैरिजन विद कूलम रिपल्सिव फोर्सेस, ताकि न्यूक्लियस क्या हो सके, अनस्टेबल असेंबली से स्टेबल असेंबली की तरफ मूव हो सके. तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके. तो इसके लिए लेट्स सपोज कि कोई ये बिग साइज्ड न्यूक्लियस है कि जिसका मास नंबर क्या है, ए इसका मास नंबर है. तो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होने से पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये बिग साइज न्यूक्लियस में प्री फॉर्म हो चुका है. तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल इज़ असेंबली ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. तो अल्फ़ा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है. और ये अल्फ़ा पार्टिकल किसके फील्ड में प्रेजेंट है, रेस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स के फील्ड में प्रेजेंट है. तो हम यहाँ एक पैरामीटर कंसिडर करते हैं आर. आर इज़ द separation between centers of alpha particle and the nucleus. सपोज ये इस न्यूक्लियस का सेंटर है, तो आर क्या है, आर इज़ द सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस. तो इस अल्फ़ा पार्टिकल पे किस टाइप का पोटेंशियल एक्ट करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि इस अल्फ़ा पार्टिकल और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में क्या सेपरेशन है. जैसे कि देखें कि अगर यहाँ से देखें कि ये अगर सेंटर है और इसे कंसीडर करें, कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस. इफ़ आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, इसका ये कौन सा केस है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा. तो जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा तो इसके ऊपर किस टाइप का पोटेंशियल एक्ट करेगा, पोटेंशियल होगा ये न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगा. न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पोटेंशियल क्यों, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल है इट्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. तो जब आर की वैल्यू लेस देन आर होगी तब किस टाइप का पोटेंशियल एक्ट करेगा, दैट विल बी न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पोटेंशियल. अगर हम नेक्स्ट केस कंसिडर करें, सपोज कि ये केस है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से जस्ट एमिट हुआ इस तरह से, और ये क्या है, कैपिटल आर इज़ रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड सपोज आर डैश इज़ द रेडियस ऑफ दिस अल्फ़ा पार्टिकल. और इस आर को क्या कंसीडर करें, आर इज़ टेकन एज अ बाइफर्केशन पॉइंट. और अब अगर हम डिस्टेंस कंसीडर करें, आर इज़ ग्रेटर देन आर प्लस आर डैश, कि जब अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, आउटसाइड न्यूक्लियस है. तो जब अल्फ़ा पार्टिकल आउटसाइड न्यूक्लियस है तो अल्फ़ा पार्टिकल पे क्या चार्ज है,
टू प्लस चार्ज है और रेजिड्यूल न्यूक्लियस पे क्या होगा कि सपोज अगर न्यूक्लियस पर जो कंसीडर किया है जो अनस्टेबल न्यूक्लियस बिफोर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल है उस पर अगर चार्ज z है तो रेजिड्यूल न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा z-2 आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इनके बीच में डिस्टेंस ग्रेटर देन r प्लस r डैश होगा तो इस केस में कूलम रिपल्सिव पोटेंशियल एक्ट करेगा इन कंपैरिजन विद न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पोटेंशियल, क्योंकि जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पोटेंशियल है ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये क्या हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 फेम्टोमीटर की रेंज में लाई करते हैं। तो जब डिस्टेंस इसको क्रॉस कर जाएगा तो उस केस में कूलम रिपल्शन पिक्चर में आ जाएगी और जो अल्फा पार्टिकल होगा वो किस पोटेंशियल में होगा, दैट विल बी इन कूलम रिपल्सिव पोटेंशियल। अगर इस पोटेंशियल को डिस्टेंस के साथ प्लॉट किया जाए तो ये किस तरह से आएगा, देखें कि सपोज एक्स एक्सिस पे क्या ले लें, डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट है, मींस वो केस कि जब आर लेस देन आर है, तो अगर इस आर रेडियस को हम क्या ले लें, बाइफर्केशन पॉइंट ले लें, तो जब अल्फा पार्टिकल, सपोज दिस इज आर, कि अगर अल्फा पार्टिकल इस आर से लेस है, मींस अगर वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो उस केस में न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्टिव मींस अट्रैक्टिव पोटेंशियल है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इट विल समथिंग लाइक अ स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो ये क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। सपोज वी नो दिस इज आर। और नेक्स्ट केस कंसीडर करें कि जब क्या है, अल्फा पार्टिकल लाइज आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो उस केस में कौन से फोर्सेस होंगे, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, और पोटेंशियल कौन सा होगा, कूलम रिपल्सिव पोटेंशियल। तो कूलम पोटेंशियल को हम किस तरह से लिखते हैं, दिस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होता है। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल के केस के लिए लिखा जाए तो ये पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू Q1 will be charge on alpha particle into Q2 is charge on this residual nucleus। तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल एमिट होने के बाद Z-2 ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। तो ये किस नेचर का है, दिस इज 1/R। दिस इज लाइक अ हाइपरबोलिक, दिस इज लाइक हाइपरबोला। तो अगर इसे प्लॉट किया जाए तो ये किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से होगा, ये पोटेंशियल कुछ इस तरह से वेरी करेगा। तो एक पर्टिकुलर जैसे पॉइंट कि जब ये जो आर है आर के इक्वल होगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या करता है, एकदम से रिड्यूस करता है और किससे मीट करता है, विद नेगेटिव पोटेंशियल के साथ। तो आप यहाँ से देखें कि ये पर्टिकुलर मैक्सिमम है, दिस इज कूलम बैरियर, ये शो किया हुआ, और ये पर्टिकुलर जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे बोलते हैं कूलम बैरियर हाइट। तो इसे बैरियर क्यों बोलते हैं, इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये देखें कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सपोज अब किसी पर्टिकुलर केस को कंसीडर करके अगर हम इस मैक्सिमा को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी, कि सपोज अगर हम एग्जांपल लें कि रेडोन है कि 220 विद एटॉमिक नंबर 86, कि अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करता है, अल्फ़ा पार्टिकल का, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोलोनियम 216 विद एटॉमिक नंबर 84। तो अगर हम इस केस के लिए इस कूलम बैरियर की हाइट को कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल आएगी, सो V इज इक्वल्स टू 2E इंटू में Z-2। अब Z यहाँ Z-2 क्या होगा, दिस विल बी 84 इंटू में E ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R लेना है। हम ये कौन सा केस है कि जब हम जस्ट बाउंड्री पे हैं, मींस जब ये बाइफर्केशन पॉइंट, मींस ये केस कंसीडर किया हुआ है कि जब जस्ट अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर रहा है,
न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है। तो इस केस में आर की वैल्यू अगर निकालें तो हम रेडियस कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर नोट ए रेज टू पावर 1/3 से, और आर नोट अप्रोक्सीमेटली 1.2 फेम्टोमीटर के इक्वल था इनटू में। ए की वैल्यू क्या होगी 216 की पावर 1/3, तो 216 का आप क्यूब रूट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा 6 के, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो इनटू 6 फेम्टोमीटर रेडियस आ जाएगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा 7.5 फेम्टोमीटर के इक्वल आएगा। तो अब आर क्या है, आर प्लस में आर डैश, तो आर डैश इज़ द रेडियस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, और अल्फ़ा पार्टिकल की रेडियस अप्रोक्सीमेटली 1.5 फेम्टोमीटर की इक्वल होती है। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 9 फेम्टोमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये किसके इक्वल यहाँ पुट करेंगे तो ये आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 9 फेम्टोमीटर के इक्वल आ जाएगी। तो इस पोटेंशियल को अगर कैलकुलेट करें, देखें इस पोटेंशियल को अगर कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल्स टू दिस इज 6168 इंटू ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 फेम्टोमीटर। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेम्टोमीटर के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा 168 इंटू 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेम्टोमीटर ओवर में 9 फेम्टोमीटर के। तो यहाँ से फेम्टोमीटर एंड फेम्टोमीटर विल गोज अवे, और ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 26.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगी। तो इट मीन्स कि जो मैक्सिमम हाइट है इस कूलम बैरियर की, ये हाइट किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 26.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अगर और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए भी जो अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करते हैं उनके लिए ये बैरियर हाइट कैलकुलेट की जाए तो ये बैरियर हाइट किस रेंज में आती है, अप्रोक्सीमेटली 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज के बीच में आती है। और यही अगर पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं इनकी एनर्जी अगर एक्सपेरिमेंटली इवेलुएट की जाए तो ये अल्फ़ा पार्टिकल की जो एनर्जी डिटेक्ट हुई थी ये कितनी थी, ये अप्रोक्सीमेटली 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज के बीच में थी। तो अब यहाँ पर ये बहुत पजलिंग था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है अगर हम उसको यहाँ मार्क करें तो वो अप्रोक्सीमेटली एनर्जी कितनी होगी कि उसकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सपोज दिस इज़ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये पजलिंग है कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल को क्या है इस न्यूक्लियस से, ये सपोज करें कि ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहा है न्यूक्लियस से बाहर एमिट हो रहा है, तो इसके लिए अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से बाहर एमिट हो रहा है तो उसकी एनर्जी 26, जैसा कि हमने ये केस के लिए कैलकुलेट किया तो उसकी एनर्जी 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो इस कूलम बैरियर को क्रॉस करके बाहर आ सके। बट एक्सपेरिमेंटली जब अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट की गई थी तो वो एनर्जी बहुत कम थी, विच इज़ 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में थी, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 6-7 टाइम्स लेस देन द बैरियर हाइट। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इस पज़ल को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई अल्फ़ा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से बहुत कम है वो इस बैरियर को क्रॉस करके बाहर आ सके। आप इस केस को इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे हाथ में ये इरेज़र है, क्लियर, अगर मैं इसे अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके किसी फोर्स के साथ तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा नीचे आ जाएगा। और
ग्रेविट मीन्स कि ये क्या है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लाई कर रहा है ये। बट अगर इसी इरेजर को एस्केप वेलोसिटी से बाहर फेंका जाए तो ये क्या होगा कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो इट मीन्स कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड से बाहर जाने के लिए इस इरेजर की जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह आप यहाँ देखें कि अगर जो पोटेंशियल बैरियर है वो पोटेंशियल मैक्सिमम बैरियर अगर 26 या हम ये बोलें कि इस रेंज का है, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस करके बाहर आ रहा है इट मीन्स उसकी एनर्जी इस बैरियर से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो इस पोटेंशियल को क्रॉस कर सके। बट जब एक्सपेरिमेंटली इस अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी को डिटेक्ट किया गया तो ये एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर, इस मैक्सिमम पोटेंशियल बैरियर से बहुत ही कम थी, इसीलिए इसे एक तरह से बैरियर भी बोलते हैं। तो ये एक पजलिंग था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो इस बैरियर को क्रॉस करके बाहर कैसे आ सकता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, बट फर्दर गैमोस साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से ये जो पज़ल थी इसको एक्सप्लेन किया था। उन्होंने इसे कैसे बताया कि उन्होंने बताया कि जब हम पार्टिकल, माइक्रो साइज पार्टिकल के बिहेवियर की बात करते हैं तो वहाँ पर वेव मैकेनिकल जो उनका बिहेवियर है वो डोमिनेट करता है इन कंपैरिजन विद देयर पार्टिकल बिहेवियर। तो हम जितनी भी डायनामिक्स है माइक्रो साइज पार्टिकल की, उनकी डायनामिक्स को वेव फंक्शन के थ्रू या वेव मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया, जो कि आप फर्दर क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्टडी करेंगे कि अगर हम पोटेंशियल बैरियर का केस लें कि ये सपोज कोई पोटेंशियल बैरियर है जिसकी विड्थ क्या है एल इसकी विड्थ है, और ये क्या है एक पोटेंशियल बैरियर वी, और कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी ई है, ये एनर्जी क्या है इस बैरियर से बहुत कम है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर की हाइट से कम है तो ये पार्टिकल इस बैरियर को टनल करके बाहर मींस राइट साइड पर नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि पार्टिकल को एज ए वेव के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती है, कि उस वेव फंक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करती है। तो ये क्या कहता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या है फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि जो पार्टिकल है वो इस बैरियर को क्रॉस करके राइट साइड पे आ सकता है। तो यहाँ से देखें तो जब इसके लिए एम्पलीट्यूड प्लॉट करते हैं इस फॉरबिडन रीजन के लिए, तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो नहीं होता, जबकि एक स्मॉल फाइनाइट वैल्यू होती है, और इसके बाद प्लॉट करें तो ये फिर से ऑसिलेटरी वेव फंक्शन है। तो इसके लिए जब ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकाली गई तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी अगर इसके लिए इवेलुएट करें मैथमेटिकली तो ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली e⁻⁻² के इक्वल थी, जहाँ L क्या है इस पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है। तो ये जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, मीन्स जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी पार्टिकल की इस बैरियर को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, और अगर बैरियर की विड्थ कम होगी तो पार्टिकल की इस बैरियर को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी होगी, मीन्स एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू कि अगर हम वेव नेचर कंसीडर करें पार्टिकल की तो यहाँ वेव फंक्शन ज़ीरो नहीं है, जबकि कुछ स्मॉल फाइनाइट वैल्यू है जो कि एक्सप्लेन करता है कि जो पार्टिकल है वो इस फॉरबिडन रीजन को टनल करके बाहर आ सकता है। तो उन्होंने इस केस के इस एप्लीकेशन के थ्रू इस प्रैक्टिकल जो फिनोमिना हो रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है उसको इसके साथ कंपेयर किया।
और उन्होंने ये बताया कि इसी बेसिस पर कि अगर हम वेव नेचर कंसीडर करें तो वेव नेचर के वेव बिहेवियर के अकॉर्डिंग अल्फ़ा पार्टिकल इस क्लासिकल फॉरबिडन रीजन को क्रॉस करके बाहर आ सकता है। आप यहाँ से देखें कि सपोज की जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहा है, अगर उसकी एनर्जी सपोज अप्रोक्सीमेटली 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल है, तो वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं लाई करती होगी। तो आप इस बैरियर से मींस अगर हम ये बाइफर्केशन पॉइंट जो कंसीडर किया है, अगर पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस है तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन है पोटेंशियल से, और अगर हम ये केस कंसीडर करें इस पॉइंट से इस तरफ, तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल से ज़्यादा है। बट अगर आप ये पर्टिकुलर रीजन कंसीडर करें तो इस रीजन में जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से लेस है। तो इट मीन्स अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लेस है तो पार्टिकल इसे क्रॉस करके क्रॉस करके न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता। और ये पर्टिकुलर रीज़न क्या है, दिस इज़ ये क्या है, बैरियर, और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या शो कर रहा है, दिस इज़ अ बैरियर विड्थ, कि अगर इतनी एनर्जी है पार्टिकल की तो वो इतनी बैरियर विड्थ को फेज करके बाहर आ रहा है। तो यहाँ से देखें कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स ये एक्सप्लेन करती है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल का वेव बिहेवियर अगर कंसीडर करें तो अकॉर्डिंग टू वेव बिहेवियर ये पार्टिकल इस फॉरबिडन रीजन को टनल करके न्यूक्लियस से बाहर एमिट हो सकता है। जैसे इस पिक्चर में भी देखें, जैसे कि ये शो किया हुआ है कि ये क्या बता रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या है, वेव फंक्शन, ऑसिलेटरी वेव फंक्शन है, और ये पर्टिकुलर फॉरबिडन रीजन है, और इस फॉरबिडन रीजन को क्रॉस करके पार्टिकल क्या कर रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर एमिट हो रहा है। और इस रीजन में अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर भी वेव फंक्शन ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर वेव फंक्शन का कुछ फाइनाइट एम्पलीट्यूड है। अगर कुछ फाइनाइट एम्पलीट्यूड है, इट मीन्स ये फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि अल्फ़ा पार्टिकल इस बैरियर को टनल करके बाहर आ सकते हैं। सो ये जो लीकेज की प्रोबेबिलिटी दी गई है थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज़ अ explanation for emission of alpha particle from a nucleus। आप इस